नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ईमानदार रिक्शा वाले की सच्ची कहानी। आखिर कैसे एक रिक्शे वाले ने 5-6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। कभी सोचा है कि रिक्शे वाला इतना ताकतवर हो गया कि पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि पटना में एक रिक्शे वाला सर्दी का मौसम था। मुंह पर मास्क लगाए गमछा बांध के रिक्शा चला रहा था और वहां सामने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम खड़ी थी। रिक्शे वाला हाथ जोड़ के पहुंचता है, पुलिस वालों के कहता है कि साहब, मेरी दिन भर की कमाई गुंडों ने लूट ली, प्लीज साहब मेरे पैसे छुड़वा दो गुंडों से। पुलिस वाले उसे उल्टा बोलने लग गए कि तू पागल हो गया क्या, भाग यहां से दारू पी के, पैसे पता नहीं कहां गिराया आया हो और हमें कह रहा है कि चलो पैसे बचाने के लिए। तब रिक्शे वाले ने चेहरे से मास्क हटाया। जैसे ही मास्क हटाया, पुलिस वालों के तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि सामने पटना के एसएसपी मानव कुमार थे। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पटना के बेली रोड पर एसएसपी ऑफिस की बत्ती देर रात तक जल रही थी। बाकी दुनिया जब अपने घरों में दुबक कर रजाई की गर्मी में सो रही थी, तब शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर एसएसपी मानव कुमार फाइलों के ढेर में डूबा हुआ था। चेहरा सख्त, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। सामने रखी कप की चाय ठंडी हो चुकी थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। मानव कुमार कोई आम सरकारी अफसर नहीं थे। वह उस मिट्टी के बने थे जहां जुनून और जिद कूट कूट कर भरी होती है। जब से पटना के एसएसपी का चार्ज लिया था, उनकी एक ही धुन थी, सिस्टम को सुधारना है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बन रहे। लेकिन सिस्टम एक बड़ी और भारी मशीन की तरह था, जिसके पुर्जे सालों की लापरवाही और जंग से जाम हो चुके थे। वो मेज पर रखे कागजों को देख रहे थे। छोटी मोटी चोरियों, राह चलते लूटपाट और छिनैती की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा था। लोग थाने आने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि यहां सुनवाई नहीं होगी, उल्टा उन्हें ही परेशान किया जाएगा। क्या फायदा है इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स का, इन लंबे चौड़े भाषणों का? मानव ने खुद से सवाल किया। उनकी आवाज उस बड़े से कमरे में गूंज गई। जब सड़क पर खड़ा एक आम आदमी हमारे सिपाही को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय रास्ता बदलने, उनके दिल में एक टीस उठी। वह खुद एक छोटे से गांव से निकलकर यहां तक पहुंचे थे। उन्होंने गरीबी देखी थी, लाचारी देखी थी। वह जानते थे कि जब किसी गरीब की मेहनत की कमाई लुट जाती है तो उस पर क्या बीतती है। उसका पूरा परिवार हिल जाता है। तभी उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक ख्याल जो थोड़ा पागलपन भरा था, लेकिन शायद यही इन सोए हुए पुर्जों को जगाने का एकमात्र तरीका था। वह खुद एक आम आदमी बनकर अपनी फोर्स को परखेंगे। कोई तामझाम नहीं, कोई अफसर वाला रोब नहीं, बस एक लाचार गरीब इंसान बनकर देखेंगे कि उनके सिपाही क्या करते हैं। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। इंस्पेक्टर पांडे, तुरंत हमारे ऑफिस में आइए। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे कमरे में दाखिल हुए। पांडे मानव कुमार के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक थे। लंबा कद, मूछें और आंखों में ईमानदारी। जय हिंद सर। बैठिए पांडे, मानव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। एक बहुत जरूरी काम है और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। पांडे को लगा कि शायद किसी बड़े अपराधी को पकड़ने का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है। वह तनकर बैठ गए। हुक्म दीजिए सर। मानव ने अपना प्लान बताया। आज रात हम पटना की सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन एसएसपी बनकर नहीं, एक रिक्शा वाला बनकर। पांडे की आंखें हैरत से फैल गईं। सर, यह तो बहुत रिस्की हो सकता है। आपकी सुरक्षा का सवाल है सर। चिंता मत कीजिए। मानव मुस्कुराए। सुरक्षा की चिंता तब होती है जब इंसान डरता है, और हम डरने नहीं, डराने जा रहे हैं। उस लापरवाही को, उस घमंड को जो हमारी वर्दी पर दाग लगा रहा है। उन्होंने पांडे को पूरा प्लान समझाया। उन्हें एक पुराना खटारा सा रिक्शा चाहिए था, फटे पुराने कपड़े, एक गमछा और कुछ और सामान।
पांडे को अपनी एक छोटी सी टीम के साथ सादे कपड़ों में दूर से उन पर नजर रखनी थी और एक सुनसान गली में पांडे के ही 2 आदमी उन पर नकली लूटपाट करेंगे। पांडे अब भी झिझक रहे थे, लेकिन वह अपने साहब की जिद जानते थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म सर, सब इंतजाम हो जाएगा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में डाक बंगला चौराहे के पास एक चाय की टपरी पर 3 पुलिस वाले ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था और सड़क की पीली लाइटें भी धुंधली लग रही थीं। उनमें सबसे उम्रदराज थे हवलदार रामकपाल यादव। 50 के पार, नौकरी के कुछ ही साल बचे थे। दुनिया देख ली थी और अब किसी भी चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी ड्यूटी के घंटे गिन रहे थे। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे बाप रे बाप का ठंडा है रे। दिनेश वाह, हाथ धंपा दे रहा है। दूसरा था सिपाही दिनेश सिंह। 30 से 32 साल का, शरीर में गर्मी और दिमाग में वर्दी का घमंड। उसे लगता था कि वह इस इलाके का राजा है। उसने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, अरे काका, आप तो बढ़ा गए, हमने के कहाँ हुई, अभी तो पूरा जवानी बाकी बा। तीसरा शंभू राय सबसे नया था, लगभग 22 साल का, अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके आया था। आंखों में सपने थे, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, लेकिन वह अपने सीनियरों के सामने चुप ही रहता था। वह बस चुपचाप चाय पी रहा था और इन दोनों की बातें सुन रहा था। ड्यूटी भी तो लगाए हैं ससुरे। एकदम चंडाल जगह पर दिनेश ने मुंह बनाते हुए कहा, ना कोई आता है ना कोई जाता है, बस कुकुर जैसन रात भर ठंड में ठिठुरो। रामकृपाल ने अपनी अनुभवी आंखों से उसे देखा। ड्यूटी तो ड्यूटी है बेटा, चाहे डाक बंगला हो या एसएसपी साहब का बंगला, करना तो पड़ेगा। चुपचाप चाय पियो और टाइम काटो। शंभू के मन में आया कि कहे ड्यूटी टाइम काटने के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था दिनेश उसे तुरंत चुप करा देगा। तीनों इस बात से अनजान थे कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी, और उनका परीक्षक शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर एक फटे हाल रिक्शे वाले के रूप में उनकी तरफ बढ़ रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। एसएसपी ऑफिस के पीछे वाले गेट से एक अजीब सी शख्सियत बाहर निकली। दुबला पतला सा आदमी जिसके बदन पर एक मैली सी बनियान के ऊपर फटा हुआ स्वेटर था, नीचे एक पुरानी धोती और पैरों में हवाई चप्पल। ठंड से बचने के लिए उसने अपने सिर और मुंह को एक सस्ते से गमछे में लपेट रखा था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। यह एसएसपी मानव कुमार थे, जो अब भोला बन चुके थे। पास में ही एक खटारा सा रिक्शा खड़ा था। उसकी गाड़ी फटी हुई थी, पहियों से हवा लगभग निकली हुई थी और उस पर जंग के निशान थे। मानव यानी भोला ने रिक्शे का हैंडल पकड़ा। सालों बाद रिक्शा पकड़ते हुए उनके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने गहरी सांस ली और रिक्शे को खींचते हुए सड़क पर आ गए। पटना की सड़कें सुनसान थीं, कोहरा और भी घना हो गया था। भोला रिक्शा खींचते हुए शहर की उन गलियों में घुस गए जहां शायद एसएसपी की गाड़ी कभी नहीं जाती थी। उन्होंने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को देखा। कूड़े के ढेर से कुछ बीनते हुए बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। हर एक दृश्य उनके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। वह आज शहर को उसकी असली आंखों से देख रहे थे। एक गरीब, एक लाचार की आंखों से शरीर ठंड से अकड़ रहा था। रिक्शा खींचने में जोर लग रहा था, लेकिन यह शारीरिक तकलीफ उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी जो उन्हें सिस्टम की नाकामी को देखकर हो रही थी। लगभग 1 घंटे तक शहर में भटकने के बाद वह उस जगह पहुंचे जहां प्लान के मुताबिक नकली लूट होनी थी। एक संकरी अंधेरी गली जैसा तय हुआ था। इंस्पेक्टर पांडे के 2 आदमी, जो एक आम गुंडे की तरह दिख रहे थे, अचानक सामने आ गए। ए रिक्शा वाले रुक, एक ने कर्कश आवाज में कहा। भोला ने घबराए हुए होने का नाटक किया। का हुआ मालिक, जो भी कमाया है सब निकाल चुपचाप, दूसरे ने कहा और भोला का हाथ पकड़ ले लिया। भोला ने जानबूझकर थोड़ी सी आनाकानी की। नहीं मालिक, गरीब आदमी है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, दिन भर की कमाई है मालिक। वो गिड़गिड़ाए। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल को पांडे के आदमियों को भी उन पर तरस आ गया। चुप, नाटक मत कर, एक ने डांटा और उनके फटे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ 100 के नोट निकाल लिए जो पांडे ने ही उन्हें दिए थे।
पैसे छीनकर दोनों अंधेरी गली में गायब हो गए। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। भोला जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हे भगवान। वह उठे, अपने कपड़ झाड़े और लंग रोते बिलखते मेन रोड की तरफ भागे। कुछ ही दूर पर डाक बंगला चौराहे के पास वहीं चाय की टपरी थी, जहां हवलदार राम कृपाल सिपाही दिनेश और शंभू खड़े थे। भोला उनकी तरफ दौड़े। उनकी सांसें फूल रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस वालों को देखते ही वह उनके पैरों पर गिर पड़े। बचा लीजिए हुजूर, हम लुट गए, सरकार मेरी मदद कीजिए। भोला की आवाज में दर्द और बेबसी भरी हुई थी। सिपाही दिनेश सिंह, जो बोरियत से ऊब चुका था, उसे देखकर छिड़ गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, ए नाटक लगा रखा है इतनी रात को, उठ यहां से। भोला ने हाथ जोड़े। नहीं हुजूर, सच कह रहे हैं। अभी अभी वही गली में 2 गुंडों ने हमारा सब पैसा लूट लिया। दिन भर में आर्स 300 कमाए थे साहब। घर में मेहरारू बीमार है, बच्चा भूखा है, कुछ कीजिए साहब। दिनेश ने उसे घृणा से देखा। आर्स 300 और आर्स 300 के लिए तू हमारा दिमाग चाटने आया है। दारू पी लिया होगा और पैसा कहीं गिरा दिया होगा। चल भाग यहां से, नहीं तो अभी हवालात में बंद कर देंगे। अब हवलदार राम कृपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उनकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस सालों की थकान थी। अरे जाने दो ना दिनेश, काहे इसके मुंह लग रहे हो? ये सब रोज का ड्रामा है इन लोगों का। चल रे, निकल इधर से, लोगों का टाइम खराब मत कर। भोला की आंखों में अब असली आंसू आने लगे थे। ये आंसू भोला के नहीं थे, ये एसएसपी मानव कुमार के थे। वह उस लाचारी को महसूस कर रहे थे जिससे हर रोज न जाने कितने लोग गुजरते होंगे। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। वो दिनेश के पैरों को पकड़कर और जोर से रोने लगे। नहीं साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। एक बार चल के देख लीजिए साहब, आप लोग तो हमारे माए बाप हैं। आप नहीं मदद कीजिएगा तो कौन करेगा? इस बार दिनेश का पारा चढ़ गया। उसने भोला को एक जोरदार धक्का दिया। सुअर, समझ में नहीं आता है क्या तेरे को? भागने को बोला ना। भोला जमीन पर गिर पड़े। उनका गमछा थोड़ा सा खिसक गया। शंभू, जो अब तक चुप था, उसे रहा नहीं गया। वो धीरे से बोला, दिनेश भाई, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? बेचारा गरीब आदमी है, चुप रह बे। दिनेश उस पर चिल्लाया। बधा आया हमदर्दी दिखाने वाला। अभी नया नया खून है ना, इसलिए उछल रहा है। 2-4 साल में सब ठंडा हो जाएगा। इसको भगाओ यहां से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भोला जमीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने जो देखना था देख लिया था, जो सुनना था सुन लिया था। उनकी फोर्स की असलियत, उनकी वर्दी का घमंड, उनकी इंसानियत की मौत, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।